मोस्ट 10 कॉमन डाउट्स आए हैं, 10 to 12 कॉमन डाउट्स आए हैं चैप्टर 4 के। तो इसमें से हम लोग 4-5 अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ और बाकी 4-5 संडे वाले क्लास में डिस्कस करूँगा। संडे वाले क्लास में 4-5 चैप्टर 4 के और चैप्टर 5 छोटा चैप्टर है, तो इसके भी जो भी 4-5 डाउट आप देंगे या 7 डाउट देंगे, जो भी है डाउट्स। संडे के क्लास में तो कोई टॉपिक आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए 4-5 ये और 5-7 ये डाउट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 4-5 ये डाउट आज डिस्कस करूंगा और कुछ डाउट संडे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद चैप्टर 5 डाउट। क्लियर है यहाँ तक? तो 2-4 क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन आज लेता हूँ डाउट के चैप्टर 4 वाले, और बाकी संडे वाली क्लास में लेंगे। और अभी स्टार्ट करूंगा फिर मैं EMI। तो चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन जो डाउट का आ रहा है देखा जाए। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन एन इनर्शियल फ्रेम, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई? चिराग, रोशन बोलो भाई, दिख रहा है। इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज F। किसी इनर्शियल फ्रेम में F है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। इट्स वैल्यू इन अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी। किसी फ्रेम में मान लो फ्रेम 1 में देखा तो किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स है Q × V × B। यही तो होता है फोर्स, वो F1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये F1 गिवन है। तो दूसरा फ्रेम अगर हम लोग कोई और फ्रेम ले लें तो उसमें फोर्स ये F2 अगर है तो ये हो जाएगा Q × देखो भाई, वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी तो भाई फ्रेम डिपेंडेंट होता है। उसी बस का वेलोसिटी अगर कोई ग्राउंड ऑब्जर्वर है तो उस बस का वेलोसिटी मान लो 50 किलोमीटर, या चार्ज का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर लिया क्योंकि चार्ज बस में बैठा है, और उसके पीछे पीछे कार जा रही हो 40 किलोमीटर पर आवर से, तो कार वाला फ्रेम में ये इसका वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर होगा, और जो चार्ज के बगल में बैठा हुआ है उसके लिए वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर होगा। इसलिए वेलोसिटी तो भाई रिलेटिव टर्म है, हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में हर ऑब्जर्वर के लिए एक ही बॉडी का वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है। जो बस में पैसेंजर्स बैठे हैं सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ग्राउंड के ऑब्जर्वर, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई भी ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा सबका वेलोसिटी सेम होगा, बस वाला वेलोसिटी। लेकिन वही बस के पीछे कार जा रही हो उसके लिए बस का वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा। जो बस में ड्राइवर है उसके लिए बस का वेलोसिटी 0 रहेगा, हमेशा स्टीयरिंग को यहीं पे देखेगा। और कोई इसके पीछे रिक्शा वाला जा रहा हो उसके लिए बस का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। तो अलग अलग फ्रेम में वेलोसिटी बदल जाते हैं। इसलिए एक चार्ज का वेलोसिटी अगर दिया है तो ग्राउंड फ्रेम में अगर V1 वेलोसिटी दिया है तो ग्राउंड फ्रेम में ये फोर्स लगेगा, दूसरे चार्ज में V2 वेलोसिटी उसी का हो जाएगा तो वो फोर्स अलग हो जाएगा। तो फोर्स दूसरे फ्रेम में सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि दूसरा फ्रेम इसी के साथ अगर चल रहा हो तो वो भी उतना ही वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, तो सेम भी हो सकता है, इन जनरल डिफरेंट भी हो सकता है। तो दूसरे फ्रेम में, दूसरे इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? तो भाई वेलोसिटी चेंज हो सकते हैं, तो वेलोसिटी चेंज होते हैं इसलिए वो डिफरेंट होने का चांस रहेगा। कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि सेम ही फोर्स रहेगा या डिफरेंट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। तो रिमेन द सेम ऐसा ज़रूरी नहीं है। चेंज ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं चेंज होता, अमाउंट ऑफ चार्ज तो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। चेंज, ठीक है, अनदर इनर्शियल फ्रेम में इट्स वैल्यू विल बी चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और चेंज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड तो हमारा फील्ड डायरेक्शन तो चेंज होता नहीं है, फील्ड डायरेक्शन तो वही रहेगा। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है C वाला, चेंज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इन जनरल डिफरेंट फ्रेम है, डिफरेंट फ्रेम एक्सपीरियंस डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ ए गिवन चार्ज। तो इसलिए गारंटीड तो कुछ नहीं बोला जा सकता इसमें। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होता है अगर एक और चॉइस डाल दिया जाता कि ये फ्रेम डिपेंडेंट है, मे चेंज और मे नॉट चेंज। क्योंकि एक कार में जा रहा हो रमेश 40 किलोमीटर पर आवर से, और सुरेश जा रहा हो ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से,
और चार्ज यहाँ रेस्ट में रखा हुआ हो तो ये बोलेगा मेरे रिस्पेक्ट में तो चार्ज का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इधर है, और ये बोलेगा मेरे रिस्पेक्ट में भी इधर है। तो ये F1 फोर्स इस पे समझेगा तो ये भी F1 ही फोर्स समझेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही होंगे, दोनों का वेलोसिटी सेम है, चार्ज तो वही रहता है, B तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। सो वेलोसिटी इन जनरल चेंज होते हैं, लेकिन गारंटीज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो जनरल बात ऐसे लिख दिया कि हाँ भाई दूसरा फ्रेम तो दूसरा वेलोसिटी हो सकता है, इसलिए में चेंज लिखता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए ये आप किसी का डाउट बना। वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, एक ही बॉडी का वेलोसिटी डिफरेंट फ्रेम में अलग अलग होते हैं, इसलिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलें। तो नेक्स्ट जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 41 है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझोगे, एक बार ट्राई किया होगा फिर भी। यहाँ पे 5 करंट कैरिंग वायर दिए हुए हैं, देखो 5 लॉन्ग वायर A, B, C, D and E each carrying current I are arranged in the form of edge of a pentagonal prism। तो ठीक है भाई, पेंटागोनल है ये, तो पेंटागोन बना हुआ है और इसके 5 कॉर्नर पे इस तरह से लॉन्ग वायर्स हैं। ईच वायर कैरीज करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस O। तो O पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दैट इज B का वैल्यू, B का वैल्यू निकालना है। O is एक्सिस O is at distance R from each wire। मतलब ये हुआ क्या, पेंटागोन है, इस तरह से मान लो पेंटागोन है, तो ये इस तरह से चल रहा है, प्रिज्म जैसा होता है ना, ऐसे एक समझो सिलेंडर है जिसमें कि ये है, ये भी चार्ज वायर है एक, ये भी चार्ज वायर है एक, ये भी एक चार्ज वायर है, ठीक है, ये भी एक चार्ज वायर है, ये भी एक चार्ज वायर है, 5 चार्ज वायर है इस तरह से, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से 5 चार्ज वायर हैं और इसके सेंटर पे निकालना है। ये डायग्राम जो है वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन ऐसे समझने हैं कि सारे वायर जो है अब डॉट में आ रहे हैं, सारे डॉट में करंट हैं, इसका भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, सब आई में है। इस तरह से सबका सेपरेशन आ रही है। तो इसके एनालॉजी में एक और क्वेश्चन भी आता है कि मान लो कभी कभी ऐसा दे दिया जाए कि यहाँ पे आई है और एक यहाँ पे आई है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूछ रहा है। एकता ध्यान देना भाई, यहाँ भी मान लो डॉट में है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ भी डॉट में है मैग्नेटिक फील्ड, और या क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट P पे पूछा जा रहा हो। तो वैसा ही यहाँ भी बात होगी, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ 2 ही है। तो ठीक है भाई, देखो डॉट में अगर फील्ड है तो इसका, डॉट में करंट है तो इसका फील्ड ऐसे होगा, तो इसका फील्ड है ऐसे, इसका फील्ड है ऐसे, ध्यान देना, ये ऐसे फील्ड है इसका। वैसे ही ये भी डॉट में है तो इसका फील्ड भी रहेगा ऐसे। पहले मैं 2 का दिखा रहा हूँ ऐसे ही, फिर इसका भी दिखाएंगे। तो इसका फील्ड भी तो भाई ऐसे चलेगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बताऊँ मिड पॉइंट पे निकालना हो तो इसका फील्ड देख रहे हो ऐसे चल करके अपवर्ड जा रहा है यहाँ पे, और इसका फील्ड ऐसे चल करके डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए मिड पे फील्ड हो जाएगा 0। यहाँ पे देखें तो इसका फील्ड जो है ये ऐसे करता हुआ यहाँ पे जो पहुँच रहा है वो ऐसे पहुँच रहा है, मीन्स यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो ऐसे होगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले का होगा यहाँ पे ऐसे, सेकेंड वाले का भी सर्कल चलेगा और ये यहाँ से ऐसे चलेगा, इसलिए इसका फील्ड होगा ऐसे, इसका फील्ड ऐसे टेंजेंशियल यहाँ पे। तो ये 2 फील्ड होंगे। अब यहाँ से सेपरेशन वही है जो यहाँ से सेपरेशन है, तो यहाँ से भी ये इस टेंजेंशियल B0 वैल्यू, इसका भी B0 वैल्यू, तो यहाँ पे नेट हो जाएगा ये, और वो कितना हो जाएगा नेट फील्ड, तो नेट फील्ड हो जाएगा अंडर रूट, इसका B0 मिला तो उसका भी B0 मिला भाई, और इसका ये ऐसे है, इसका ये। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो कि कितना है, 90 है या नहीं है। तो भैया जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस है। अब देखो कि 90 है कि नहीं, तो इस रेडियल लाइन के ये परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट है इसलिए।
और इस रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट है इसलिए। तो अब सोच लो कि इसके टेंजेंट में ये है, इसके टेंजेंट में ये है, तो अब ये इन दोनों में जो एंगल है वो निकालो कि ये 90 डिग्री है या नहीं है। जो भी एंगल हो इन दोनों का वेक्टर सम करने पड़ेंगे। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो b0² प्लस b0² हो जाएंगे। तो तुम्हें तो वो डिस्टेंस दिया रहेगा, कितना डिस्टेंस ये है और कितने डिस्टेंस पे निकालना है। अगर ये डिस्टेंस 2r दिया हो, ये डिस्टेंस मान लो 2d दिया है और ये वाला d दिया है, तब इस कंडीशन में ये भी d, ये भी d, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो 90 हो जाएगा। तो ज्योमेट्री से इनके बीच का एंगल निकालने हैं। जो ये एंगल होगा 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये एंगल मिल जाएगा, तो निकाल लोगे। ये तो दो वाले की बात हो गई। करना तो वेक्टर सम है। इसका फील्ड है ऐसे और इसका फील्ड है ऐसे। तो एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, एक के लिए टेंजेंट ये है, दूसरे के लिए टेंजेंट ये है। अब इन दोनों में देखना है कि कितना एंगल है। तो इसके सेंटर से मिलाया ऐसे, इसके सेंटर से मिलाया ऐसे, ये वाला है r, ये वाला भी है r। अगर दोनों का सेपरेशन सेम है तो r। अब इन दोनों में कितना है सेपरेशन, उस बेसिस पे यहाँ का एंगल मिलेगा और यहाँ का एंगल मिल जाए तो यहाँ का एंगल। ये काम इधर करने होते हैं। यहाँ पे पेंटागन है तो यहाँ वाला काम अब देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो दो में भी पूछा जा सकता है और ये पेंटागन है तो पेंटागन वाला भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसका फील्ड, ध्यान देना ये डॉट में है तो इसका फील्ड चलेगा ऐसे। तो इसको सेंटर समझ करके अगर ऐसे हम लोग चलें तो ये ऐसे मिलेगा इसका फील्ड, परपेंडिकुलर टू दिस। बोलो क्लियर है भैया? एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो सर्कल होंगे उसके अकॉर्डिंगली काम होना है। तो इसका जो होगा फील्ड डॉट में है तो ऐसे चलेगा, मीन्स ये है फील्ड। इसका क्या होगा, तो इसका भी ऐसे है डॉट में, इसका फील्ड ऐसे चलेगा। इसका क्या होगा भाई, तो इसका भी ऐसे है तो ये वाला लाइन के परपेंडिकुलर चलेगा, ये ऐसे। इसका क्या होगा भाई, तो उसका भी फील्ड होगा वैसे ही, इसका भी निकाल लेंगे फील्ड। सबके तो फील्ड होंगे ही भाई। तो इस वाले के फील्ड निकालोगे तो ये वाला ऐसे, इसका चलेगा ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा ये। सिमिलरली दूसरे वाले का भी, तीसरे वाले का भी सबका निकल रहा है भाई, तो इसका भी चलेगा। तो इसका चलेगा तो ये ऐसे निकालोगे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे। बोलो ठीक है भाई? चिराग बोलो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये सारे फोर्स लगाएंगे, इसका जो फील्ड होगा मान लो B0 है, B0 सारे फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और सब सेम वैल्यू के होंगे क्योंकि सब में सेम करंट है। और जब 5 इक्वल वैल्यू के फोर्स सिमेट्रिकली अलाइंड होते हैं तो रिजल्टेंट होता है 0। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जितने एंगल पे बन रहा है भाई, ये 90 डिग्री बनाया, ये भी अपने से 90 बनाया, ये भी अपने से 90, तो सबका तो भाई वही 72। देखो इन दोनों में 72 डिग्री का एंगल है, इसमें 72 का। तो एक ऐसे चला, ऐसे दिखाया, दूसरा यहाँ से 72 डिग्री पे चला, ये ऐसे दिखाया फील्ड, तीसरा यहाँ से फिर 72 डिग्री पे चला, ये ऐसे दिखाया फील्ड। तो इन सब में भी 72 डिग्री का बनता जा रहा है। मतलब ये है कि ये वाले का ये है अगर B0, तो ये वाले का ये है B0, तो ये वाले का ये है B0, तो ये वाला सब एक दूसरे से 72 डिग्री पे ही तो होते हैं। पेंटागन में क्या होता है, सब एक दूसरे से 72 डिग्री के एंगल, क्योंकि ऐसा 5 एंगल बनता है, 5 एंगल, और सब मिला करके 360। तो एक का एंगल कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 72 डिग्री। तो ये सब 72 डिग्री पे बना रहा है। ये वाला 90 डिग्री पे ऐसे बनाया अपना फील्ड, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे बनाया। फिर यहाँ से तुम चल रहे हो 72 पे एक और, तो उसका फील्ड मिलेगा। देख रहे हो, इसका यहाँ बना, फिर इसका, तो इसका यहाँ से ये बना। तो ये वाला में, ये वाला और ये वाला में 72 का है एंगल, तो ये वाले में भी 72 का होगा। फिर वैसे ही इसका चलेगा तो ये बनेगा 72, ये वाला बनेगा तो ये भी 70। मीन्स ऑल B0 वैल्यूड जो हैं सारे के सारे एक दूसरे से 72 डिग्री के एंगल पे हैं। और जब कभी भी ऐसा हो कि 72 डिग्री के एंगल पे इक्वल वैल्यू के वेक्टर्स मिल जाएं
तो सिमेट्री कंडीशन एग्जिस्ट कर जाएगा और उसके चलते नेट फोर्स जीरो, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, तो नेट फील्ड बन जाएगा जीरो। बोलो क्लियर है? यस सर। रिया बताओ। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इसको हटा रहा हूँ मैं, तो ये तो खैर जीरो हो जाएगा। 2 वाला रहता है तो उसके लिए भी निकालेंगे, कई बार थोड़ा ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ जाता है। भाई माइक को ऑफ रखो, जब बोलना हो तभी माइक को ऑन करना। चलो देखते हैं, इसको देखा जाए। द इलेक्ट्रिक करंट, 48 नंबर क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन द 2 टर्न circular coil of 2 turn produce a magnetic induction of 0.2 Tesla at its center. The coil is unwound and then rewound into the circular coil of 4 turn. If the same current flows in the coil, then the magnetic induction at the center of the coil now is. तो सबको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बड़ा नहीं हो रहा। चलो देखो, करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न, 2 टर्न का सर्कुलर कॉइल था, एक लूप और ये एक दूसरा लूप, 2 टर्न का है, ठीक है। प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। तो यहाँ पे भाई 0.2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया, 0.2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ सेंटर पे। द कॉइल इज अनवाउंड, अब इसको हम लोगों ने अनवाइंड कर दिया, मतलब खोल दिया, इसको वायर को निकाल लिया, स्ट्रेट कर दिया। एंड रीबाउंड इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टर्न। अब 4 टर्न का सर्कुलर कॉइल बनाया, मतलब अब इतने ही लेंथ का जब 4 टर्न का बनाएंगे तो ऑब्वियसली रेडियस छोटा रखना पड़ेगा, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न एंड 4 टर्न, छोटा रखना पड़ेगा। मीन्स टोटल लेंथ तो हमारा वही होगा। पहले कितना था भाई? तो पहले टोटल लेंथ था 2 × 2 पाई R1। अगर ये R1 रेडियस था तो एक लूप में 2 पाई R1, दूसरे लूप में 2 पाई, 2 टाइम्स 2 पाई R1। वही लेंथ अब यहाँ होना है, लेकिन 4 टर्न है, तो इसका अगर R2 रेडियस है तो ये हो जाएगा 2 पाई R2। 2 पाई R2 का 4 राउंड लगा है और ये दोनों लेंथ रहेंगे सेम। इट मीन्स यहाँ पे देखो, दोनों को हम लोग यहाँ 4 पाई R1 L जो आया हमारा, 4 पाई R1 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 पाई R2, यही मिला। इसलिए यहाँ से R1 R2 का रेशियो हम लोग, या R2 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। R2 का वैल्यू हो गया कितना? R1/2। मतलब यहाँ पे R2 जो है वो इसका हाफ रेडियस का हो चुका है। तो चलो भाई, ये ठीक है कि R2 हमारा R1/2 हो चुका है। अब बात कर रहा है कि अब इस सेम करंट, अगर इसमें भी अब उतना ही करंट पास कराएं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था तुम्हारा वो कितना था भाई? तो कॉइल के लूप के सेंटर पे होता है μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाई रेडियस R1 इंटू एंगल कितना, तो 2 पाई, याद होगा। तो ये एक लूप का होता है, 1 लूप का, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी, 1 लूप का होता है μ0I/2 पाई से 2 कैंसिल होगा और ये 2R1, ये होता है एक लूप का सेंटर पे। लेकिन यहाँ पे 2 था, इसलिए B1 क्या था? 2 लूप का था, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स μ0I/2R1, दिस इज द वैल्यू ऑफ B1, जो कि वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.2 टेस्ला। तो ये है 0.2 टेस्ला, ध्यान देना। अब यहाँ का B2 पूछ रहा है, ठीक है भाई, B2 हम लोग निकालें। तो B2 का वैल्यू हो जाएगा, ये 4 लूप है और एक लूप का कितना होता है? तो μ0I/2R1, तो यहाँ 2R2, वही 2 पाई एंगल लगा के यही वाला काम करेंगे। ये फार्मूला की तरह यूज करते हैं, ये भी फार्मूला है, लेकिन अब लूप के लिए सेंटर पे ये फार्मूला, 2 लूप था, 2 का किया, 4 लूप था, यहाँ 4 लूप का करेंगे काम। तो इसलिए ये हो गया 4 और ये 2। तो चलो भाई ये रहने देते हैं, μ0I/2 और R2 का वैल्यू लिखेंगे R1/2, R1/2 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि μ0I/2R1 कितना है। 2 भी कैंसिल कर दें अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे μ0I/R1 इज नोन, और ये है 0.2 टेस्ला। तो यहाँ पे भी वैसे ही काम करेंगे भाई,
देखो 2 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन R1, और म्यू नॉट आई अपॉन R1 का वैल्यू पता है 0.2, इसलिए 4 इंटू 0.2 टेस्ला, डेट इज हो गया हमारा 0.8 टेस्ला। तो 0.8 टेस्ला हो गया B2। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन तो ये सिंपल था कि भाई हमने 2 टर्न का 2 लूप का कॉइल था, उसको अनवाइंड किया, खोल दिया और फिर इसको रिवाइंड किया, लेकिन 4 लूप वाले में। तो 4 लूप वाले में बनाएंगे तो ऐसा कॉइल जो इसमें 4 लूप हो, और इसी से बनाए हैं तो इसका मतलब रेडियस कम किया होगा, तभी 4 लूप बन पाएगा। तो लेंथ तो सेम ही रहना है, तो सर्कमफ्रेंस का हम लोगों ने कंजर्वेशन किया, यही हमारा लेंथ टोटल वही रहना है, इसलिए इस हिसाब से काम हुआ। और यहाँ B1 फील्ड दिया था, तो B1 क्या था भाई, तो एक लूप का ये होता है, 2 लूप था, इसलिए जो B1 फील्ड जो गिवन फील्ड है हमारा वो ये मिला। तो म्यू नॉट आई बाई R1 का वैल्यू पता है 0.2 टेस्ला, वो रख दिया यहाँ पे, 0.8 टेस्ला मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, बोलो भाई रोशन, आगे बढ़ें, सबको क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन का, अब ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 30 एम्पियर इज ऑन ए टेबल। इस टेबल में हम लोगों ने 30 एम्पियर का करंट, टेबल पे एक वायर रखा हुआ है, वो है 30 एम्पियर का, ये करंट कैरी कर रहा है। ठीक है भाई, ये 30 एम्पियर का, जरा ध्यान देना, ये 30 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। रेस्ट ऑन ए टेबल, अनदर वायर AB ऑफ लेंथ 1 मीटर मास 3 ग्राम कैरीज ए सेम करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। वायर AB इज फ्री टू स्लाइड अप एंड डाउन द हाइट अप टू विच AB विल राइज। तो इसके ऊपर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं है, अपोजिट में है, इसलिए ये रिपेल करेगा। ये 1 मीटर का है, इसका अपना वेट फोर्स होगा। अब ध्यान से समझना, ये इसका रिपल्सन यहाँ पे करेगा। वेट फोर्स, मान लो वेट फोर्स समझने के लिए 5 न्यूटन है, तो मैं अभी जो समझा रहा था कि अगर वेट फोर्स 5 न्यूटन है, तो ये रॉड अगर इसके पास, ये वायर अगर इसके पास होगा तो ये ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि याद होगा रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता था म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d होता था। तो जितना कम सेपरेशन होगा पैरेलल वायर में, उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। देख रहे हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। तो अगर d कम हो, मान लो पास में हो, वेट तो 5 न्यूटन ही है, लेकिन ये फोर्स 7 न्यूटन हो जाएगा। अगर यहाँ है तो ये वाला 7 न्यूटन है, लेकिन ये तो 5 न्यूटन ही है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग कंडीशन नहीं आएगा, थोड़ा और ऊपर उठेगा, थोड़ा और ऊपर उठेगा। तो मान लो यहाँ उठा, तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर 6 न्यूटन लग रहा है और वेट अभी भी 5 है, फिर भी नेट अपवर्ड होगा तो ये इसको और उठा देगा, लिफ्ट करेगा। लिफ्ट करते करते जब यहाँ आया तो ये भी 5 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स जो लगा वो भी, अब क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो अब 5 न्यूटन हो गया। तो ये भी 5 न्यूटन एंड ये भी 5 न्यूटन, तब जा करके ये काउंटर बैलेंस करेगा और वहाँ इक्विलिब्रियम बना देगा। तो 5 न्यूटन तो एग्जाम्पल था, हम लोगों को समझना है ये कि वहीं पे इक्विलिब्रियम बनेगा जहाँ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट फोर्स हो जाए। इसलिए हम लोगों का जो लिखना है कि भाई एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स जो कि अपवर्ड लगेगा, दिस विल बी इक्वल टू वेट फोर्स जो कि डाउनवर्ड लगेगा। तो वेट तो हमारा mg है और अपवर्ड जो फोर्स लगेगा I इंटू एल क्रॉस बी। तो I है मान लो ये I2 और L है 1 और B है फर्स्ट वाले वायर का प्रोड्यूस्ड फील्ड। तो I2 तो ये है, L2 हमारा 1 है और मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई d बोलें या h बोलें, एक ही बात है। यहाँ पे h सेपरेशन लिख देंगे, तो d अगर है उसको हम लोग h बना देते हैं। ये है I2 इंटू एल क्रॉस बी, तो ये मिला। और mg था हमारा जितना था, mg का वैल्यू दिया हुआ 3 ग्राम।
तो बस यही है। अब इसमें से निकालना क्या है तुम्हें, तो h निकालना है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है 3 ग्राम इन 3 × 10⁻³ kg। g का वैल्यू है ये 9.8, ठीक है। I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू दोनों ही दिया हुआ है 30 एम्पियर, दोनों ही दिया है 30 एम्पियर, क्योंकि देख रहा है सेम करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और करंट दे दिया हुआ है, ये वाला लेंथ तो अपना 1 मीटर का ही, तो μ0/2π, तो ये वाला μ0 का वैल्यू तो पता है, μ0/4π होता है 10⁻⁷। तो μ0/4π होता है 10⁻⁷, μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷। ये μ0 का वैल्यू है, μ0 का वैल्यू डाल देंगे और तुम्हें निकालना है h। तो h का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये मैग्नेटिक फोर्स लग करके इस वाले छोटे वाले वायर पे उठाएगा इसको और उठा के फ्लोटिंग कंडीशन में ला देगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार फिर से बता दो। फिर से क्या बताऊँ? कहाँ? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। एक वायर है ये मेरा हाथ, दूसरा वायर ये है रॉड, दोनों में है अपोजिट डायरेक्शन। तो पढ़ा था ना कि पैरेलल वायर में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, सेम डायरेक्शन हो तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिपल्सन। ये पढ़ा है? बोलो। यस सर। और फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है μ0 I1 I2 / 2πd। तो इससे भी समझ सकते थे μ0 I1 I2 / 2πd। तो अभी देखो जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेबल पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया हमने 30 एम्पियर को कैरी करने वाला ये लॉन्ग वायर। ये क्वेश्चन क्लियर है? टेबल पे रख दिया ये लॉन्ग वायर ये। अब इसके ऊपर मैं रखना चाहूँ ये छोटे से वायर को, तो क्या ये रुकेगा? रिपल्सन तो होगा क्योंकि दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है, एक में इधर करंट एक में इधर करंट, दोनों में क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। तो ये रिपेल करेगा। पास लाओगे तो ज़्यादा रिपल्सन क्योंकि फोर्स लगता है इस तरह से, पास लाओगे ज़्यादा रिपल्सन। तो यहाँ जब ला रहे हैं 7 न्यूटन का रिपल्सन है, जबकि वेट इसका समझो 5 ही न्यूटन है। वेट तो इसका कुछ फिक्स है, 3 ग्राम है तो उसका 5 न्यूटन मान लो वेट, कुछ भी है वेट है तो वेट तो फिक्स होगा। वेट तो भाई यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जब वायर के पास आएगा तो मैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा इस पर, तो ये ज़्यादा होगा तो ये इसको उठाएगा। अभी 6 न्यूटन है अपवर्ड, वेट 5 न्यूटन है, अभी भी उठाएगा क्योंकि वेट तो 5 ही है। फिर इसको ऊपर उठाया तो अभी इसका 5 हो गया और वेट भी 5 है, मीन्स उतने हाइट तक इसको रेज कर देगा जितने हाइट पे जाके मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट फोर्स हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो सब बेकार हो जाएगा। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 30 एम्पियर रेस्ट ऑन ए टेबल, ये टेबल पे है, ये वाला फर्स्ट वायर है, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अनदर वायर ए बी ऑफ लेंथ ए बी, ये वाला हमारा ए बी वायर है ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास कैरीज द सेम करंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम करंट है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिपल्सन। द वायर ए बी इज फ्री टू मूव, ए बी हमारा फ्री टू मूव है, अपवर्ड डाउनवर्ड में फ्री कर सकता, मूव कर सकता है अप एंड डाउन। द हाइट अप टू विच ए बी विल राइज, अब इसके चलते कितने हाइट ए बी राइज करेगा? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो अब क्वेश्चन समझ में आया? अरे क्वेश्चन समझे भाई विक्रम? यस सर। तो जब क्वेश्चन समझ गए तो अब ये धक्का मारेगा, इसको पुश करेगा, ज़्यादा पुश कर रहा है इसलिए लिफ्ट कर पा रहा है। वेट 5 न्यूटन ही, ये 7 न्यूटन लगाया और ऊपर गया तो अब 6 न्यूटन, अभी भी वेट 5 है और ऊपर गया अब 5 न्यूटन लगा रहा है, वेट भी 5 न्यूटन, तो यहीं रुका रहेगा यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट होना चाहिए एच हाइट पे, जितना हाइट उठाया वो, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू हमने लिखा वेट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी से भी निकाल सकते हो, आई इंटू एल क्रॉस बी से निकाल सकते हो, या डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला मालूम ही है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट लेंथ ये होता है। तो ऐसे ही बता सकते हैं कि इसने इसके यूनिट लेंथ का ही तो लिया है, तो इसके यूनिट लेंथ पे सीधा फोर्स लगा μ0 I1 I2 / 2π सेपरेशन d इज इक्वल टू वेट, क्योंकि इसके यूनिट लेंथ पे तो इतना ही फोर्स लगा है मैग्नेटिक।
इज इक्वल टू वेट करेंगे और यहीं से h निकाल देंगे। बोलो अब ठीक है? बोलो भाई पहलवान, जिसको डाउट था क्लियर हुआ? विक्रम क्लियर हुआ? ये सर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सारे बच्चों ने भेजा है। गैरोमैग्नेटिक रेशियो इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो ये होता है रेशियो भाई, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। याद होगा, अब क्लास किसी का छूटा हो तो उसकी गारंटी तो नहीं है भाई। हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, तो आया था E इंटू एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m आया था। ये आया था मैग्नेटिक मोमेंट। इसलिए गैरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का है तो nth ऑर्बिट में क्या है और nth ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो डायरेक्टली E अपॉन 2m है, और ये वैल्यू आप लिख सकते हैं। E का वैल्यू पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, वैल्यू रख दो, मिल गया ये रेशियो। आप लोग भूल जाते हैं, ये हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्टेन किया था। बोलो तो जल्दी से ऑब्टेन कर दूं, 2 मिनट में ऑब्टेन कर दूं। देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये कराया था, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा विद फ्रीक्वेंसी f टाइम पीरियड t, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट एग्जिस्ट करेगा, इसमें करंट जो एग्जिस्ट करेगा वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज E मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, दैट इज EV डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है करंट एग्जिस्टिंग ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, बिकॉज ई चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर ईच टाइम इंटरवल t। तो ये करंट एग्जिस्ट करता है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होता है NIA। एक लूप में ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा n का वैल्यू 1, क्योंकि एक ही लूप में चलता रहेगा। करंट का वैल्यू E इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज E अपॉन टाइम पीरियड। एरिया कितना भाई? तो पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर nth ऑर्बिट में चल रहा है तो Rn। यही है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बोलो यहाँ तक ठीक है? ये सब कराया हुआ था भाई, इसलिए E अपॉन टाइम पीरियड लिखूंगा तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड, ऑर्बिटिंग स्पीड। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई ऑर्बिटिंग स्पीड को टाइम पीरियड बोलते हैं, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या मिलेगा? ये भी Rn है, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो 2 पाई Rn मूव कर रहे हैं v स्पीड से, ये भी nth ऑर्बिट का स्पीड है। तो ये मिला E, और ये पाई पाई होगा कैंसिल, एक Rn से एक Rn कैंसिल होगा, और ये मिल जाएगा EVN Rn डिवाइडेड बाई 2। ये मिला, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ये पहले भी बोर्ड मैग्नेट्रॉन कराया था, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। कोई बोलता भी नहीं है कि सर का जितना काम हो जाए, सर का एनर्जी ख़त्म हो, उससे क्या ज़रूरत है, बोलता भी नहीं है, भूल भी जाता है। अब इसी में मैंने m से मल्टीप्लाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कि एंगुलर मोमेंटम आ जाए, क्योंकि mvr एंगुलर मोमेंटम होता है, रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो mvn rn इज द एंगुलर मोमेंटम, याद होगा। और बोर्ड पोस्टुलेट से ये होता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, याद होगा। mvn rn बोलते हैं nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, जो कि बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट है, सबको याद है ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए m से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो E और mvn rn डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये mvn rn जो आया, यही हमारा एंगुलर मोमेंटम आया, यही हमारा आया एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गया E इंटू एंगुलर मोमेंटम बाई 2m। और यहीं से हम लोगों ने, याद होगा बोर्ड मैग्नेट्रॉन, वो भी हम लोगों ने ऑब्टेन किया था।
ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया E इंटू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m, और E इंटू एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं NH बाई 2π, तो NH बाई 2π और 2m, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हो गया NEH डिवाइडेड बाई 4πm। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, और इसका मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। याद होगा, बताया था, इज मिनिमम वैल्यू ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट, और वो होता है n का वैल्यू जब 1 रखोगे फर्स्ट ऑर्बिट में EH/4πm। चलो ये सब तो कराया था मैंने बोर मैग्नेटॉन में। मैग्नेटिक मोमेंट ये है। जो हमारा गैरो मैग्नेटिक रेशियो होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। तो बस मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में, तो वो हो गया E/2π। ये इंडिपेंडेंट होता है किससे भाई? ऑर्बिट नंबर, स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इन सब से कोई मतलब नहीं है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखो, 2 इंटू मास इलेक्ट्रॉन का रखो और निकाल दो, वो वैल्यू फिक्स आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट होता है E एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m, इसलिए यहीं से आ गया ये रेशियो, गैरो मैग्नेटिक रेशियो E/2m, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्बिट नंबर, n से भी इंडिपेंडेंट, स्पीड से भी इंडिपेंडेंट और r से भी इंडिपेंडेंट, मतलब ये फिक्स्ड रेशियो है। लिखना चाहो तो लिख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ r, इंडिपेंडेंट ऑफ n ऑर्बिट नंबर। किसी भी ऑर्बिट में हो इलेक्ट्रॉन, उसका गैरो मैग्नेटिक रेशियो उतना ही होगा, फिक्स्ड है। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। और ये सब तो भाई सॉल्यूशन में तुम्हारा आंसर तो कम से कम कैलकुलेशन तो देख ही लोगे। आगे बढ़ूं? बोलो भाई, आगे बढ़ें पहलवानों। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप इज, ये एक लॉन्ग वायर है, बताना है हमें नेट फोर्स। तो ये एक लॉन्ग वायर है, मान लो I करंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर। कैसे निकालेंगे लॉजिक बता देता हूँ। देखो इस वाले का फील्ड जो बनेगा वो तो ऐसा बनेगा भाई, फील्ड तो ये प्रोड्यूस करेगा, ऐसा फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा इस तरह से। मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये कॉइल है, जहाँ पे ये स्क्वायर कॉइल है, यहाँ पे तो क्रॉस में होगा फील्ड, क्रॉस में होगा फील्ड। दूर जाओगे तो वीक होता जाएगा फील्ड, पास में ज़्यादा स्ट्रांग होगा फील्ड, जैसे जैसे दूर जाओगे वीक होता जाएगा फील्ड। ठीक है, क्रॉस में लेकिन रहेगा, क्योंकि इसका फील्ड क्रॉस में बनने हैं, फील्ड तो हमारा क्रॉस में ही बनने हैं। अब देखो कि इस वाले वायर पे अगर मैं फोर्स देखना चाहूँ तो I इंटू एल क्रॉस बी, याद होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर I इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी होता है। तो मैं ऊपर वाले वायर पे देखना चाहता हूँ तो I इंटू एल है, ये B है क्रॉस में, तो L क्रॉस B करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। तो I इंटू एल क्रॉस B करेंगे तो इसका L और B जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड एवरेजली समझोगे, I इंटू एल क्रॉस बी। वैसे ही डाउनवर्ड वाले में I इंटू एल क्रॉस बी देखोगे वो अप डाउनवर्ड आएगा इस तरह से, इस वाले में, क्योंकि L इधर है और B ऐसे है, L इधर है और B हमारा इस डायरेक्शन में है। तो I इंटू एल क्रॉस बी करोगे, L इधर है B इधर है, तो L क्रॉस B करेंगे, इस डायरेक्शन में मिलेगा ऐसे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी क्रॉस है, I इंटू एल क्रॉस बी यहाँ पे निकालना चाहोगे तो बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। तो यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ निकालोगे तो क्या होगा, I इंटू एल इधर है और क्रॉस B, B हमारा क्रॉस में है, तो L क्रॉस B, भैया ये है L, ये है B, L क्रॉस B करेंगे इस डायरेक्शन में। और मैंने बहुत पहले भी बताया था कि लूप में एक में आउटवर्ड मिल गया तो सब में आउटवर्ड ही मिलेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा। देखो I इंटू एल क्रॉस बी से निकाले तो ये L और ये B, L क्रॉस B इस डायरेक्शन, इधर लगेगा इस पर फोर्स, इस पर फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा और इस पर फोर्स राइटवर्ड लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो I इसका इंटू एल ये वाला
और इंटू B1। इसका यहाँ पे फील्ड B1 है और यहाँ पे फील्ड B2, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे मान लो 10 टेस्ला है तो यहाँ पे 6 टेस्ला है, ऐसा अलग है क्योंकि भाई फील्ड जो होता है वो होता है, फील्ड जो होता है वो होता है भाई म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, जितना ज़्यादा सेपरेशन उतना कम फील्ड, पता ही है तुम्हें। तो यहाँ पे ILB1 लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ILB2। L है क्या, 15 सेंटीमीटर, यही L है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का तो भाई सेम रहेगा फोर्स, क्योंकि जैसा यहाँ फील्ड का वैल्यू है वैसे ही यहाँ फील्ड का वैल्यू है। तो इन दोनों ने तो काउंटर बैलेंस कर लेने हैं, इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन इसमें ये 10 न्यूटन लग रहा है तो ये 6 न्यूटन लग रहा है, तो नेट लगेगा 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स ही तो तुम्हें निकालने हैं। तो नेट फोर्स निकालने हैं तो यहाँ पे देखो ये वाला, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है इसमें और इसमें सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये तो अट्रैक्ट वैसे भी करेगा, खुद भी तुम समझते हो कि सेम डायरेक्शन में अगर है तो अट्रैक्ट करेगा। ये वाला अपोजिट में है तो ये वाला इसको रिपेल करेगा। मीन्स टोटल फ्रेम पे जो फोर्स लगेगा वैसे लगेगा, बट ये अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। I इंटू एल क्रॉस बी करेंगे तो IL और B1 और यहाँ लगेगा ILB2, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स ऑन लूप विल बी इक्वल टू, ये है मान लो F1 फोर्स माइनस F2 फोर्स, ये F1 फोर्स है उधर F2 फोर्स है, तो ये है ILB1 माइनस ILB2। मीन्स IL तो भाई कॉमन हो जाएगा और ये B1 माइनस B2। तो फोर्स का जो नेट वैल्यू आया वो कितना आया, तो I इंटू एल कॉमन है और B1 माइनस B2 दैट इज म्यू नॉट I। करंट यहाँ का अलग है, I1 I2 रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको I2 लिखता हूँ, इसको I1 लिखता हूँ। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी का वैल्यू ये वाला सेपरेशन, ये सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर माइनस B2 है म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू, ये सेपरेशन है कितना 2 सेंटीमीटर, ये था 10, ये तो 12 सेंटीमीटर। ये काम करने पड़ेंगे, नेट फोर्स मिल जाएगा। I2 का जो वैल्यू था वो I2 था 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू है 2 एम्पियर, I1 का वैल्यू है 1 एम्पियर, 12 सेंटीमीटर म्यू नॉट का वैल्यू पता ही होता है तुम्हें, बस ये। और लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेट फोर्स, ये फोर्स बैलेंस्ड, ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा बड़ा है, रिपल्सिव कम है, क्योंकि ये वाला पास में है। जो पास में रहेगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ ज़्यादा लगा, रिपल्सिव कम, तो नेट अट्रैक्टिव होगा, नेट फोर्स का वैल्यू इतना होगा और वो अट्रैक्टिव होगा। यही अगर ये लॉन्ग वायर और यहाँ पे जो लूप था, इसमें करंट ऐसे और इसमें करंट ऐसे दे दे तो क्या होगा, तो जो इसका फील्ड था क्रॉस में वो तो रहेगा, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे और इस पे लगेगा ये, क्योंकि अट्रैक्टिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। करंट ऐसे चल रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा ध्यान देना भाई, यहाँ पे तुम्हारा ये वाला और ये वाले में रिपल्सन हो रहा है, तो इस वाले में सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्शन होगा, इसका भी अट्रैक्शन होगा और इसका भी अट्रैक्शन, सबका तो ऐसे ही होगा, अंदर की तरफ होगा। एक में अंदर की तरफ तो सब में अंदर की तरफ, ये तो तुम्हें पता ही है। बोलो भाई ये क्लियर है ना, और नहीं तो फिर निकालो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। I इंटू एल क्रॉस बी करोगे, इसका फील्ड है हमारा क्रॉस में और ये है एल इनिशियल, ये हमारा एल इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो एल इस डायरेक्शन में था तो एल क्रॉस बी किया तुमने, एल क्रॉस बी तो इस डायरेक्शन मिला, यहाँ पे एल इधर है बी उधर, तो एल क्रॉस बी करेंगे इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, इस पे इधर और इस पे इधर, तो ये वाला तो कैंसिल कर देगा, लेकिन ये वाला जो रिपेल कर रहा है वो मान लो 20 न्यूटन, तो ये लगा रहा है 6 न्यूटन, तो 20 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा भाई, तो नेट फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी रिपल्सिव।
और होगा ये F1 वैल्यू है, ये मान लो F2 वैल्यू है, तो वैल्यू में होगा F1 माइनस F2 ही, क्योंकि जो पास में होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ज़्यादा रिपल्सन कम अट्रैक्शन, यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन कम रिपल्सन। बोलो क्लियर हुआ कि डाउट है? विक्रम बोलो भाई, ऐसा कर लोगे काम? जो डाउट है बताओ भाई, इसको समझने में कोई डाउट है तो बताओ। रोशन क्लियर है? रिया क्लियर है? अरे बोलते नहीं हो भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जरा देखो क्या होता है। देखो, एक थे माइकल फैराडे, दूसरे थे लेंज। ये दो साइंटिस्ट बहुत एक्सपेरिमेंट किए इस चक्कर में कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म है, तो क्या मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी भी है। इसको वेरीफाई करने के लिए, इसके चक्कर में कैसे, अगर हमारे पास करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट है तो सोलेनॉइड बना लो, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे हाथ में है। करंट है तो अपनी मर्जी है, जब चाहो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लो। इलेक्ट्रिसिटी है तुम्हारे पास तो मैग्नेटिज्म है। बार मैग्नेट का काम लेना हो, सोलेनॉइड में करंट पास करा दो भाई, मिल जाएगा, मैग्नेट है। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ले लो, फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मीन्स करंट है तो मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म है। क्या मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड है तो भी क्या इलेक्ट्रिसिटी भी है? इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट करने वालों में ज़्यादा हाईलाइटेड माइकल फैराडे और लेंज। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उस बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड है तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी है। और इसी के चलते आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ और जो हम लोग लाइफ हम लोगों का सूटेबल और कन्वीनियंट हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी इसी बेसिस पे होता है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एसी जनरेटर का मॉडल बनाओगे तो एसी जनरेटर कैसे जनरेट करोगे? बल्ब लगा दो, बल्ब ग्लो करने लगा। कैसे करने लगा भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया बाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ऐसा खूब एक्सपेरिमेंट किए गए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं कि एक दो तीन एक्सपेरिमेंट में मेंशन कर रहा हूँ जो बहुत हाईलाइटेड हुए, कि एक कॉइल है, फिक्स कर दिया गया वर्टिकल, और इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेट मूव कराया जाए। तो देखा ये गया कि ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है जब जब इसको मूव कराते हैं तब तब यहाँ पे लगा हुआ गैल्वेनोमीटर या एमीटर यहाँ पे करंट बताता है, जबकि इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं लगा हुआ। बस जब मैग्नेट मूव कराते हैं यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। गैल्वेनोमीटर लगाए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाएगा, एमीटर लगाए एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाएगा। एक बार ऐसे मोशन किया, बल्ब ग्लो हुआ, रुक गए, बल्ब ऑफ। मोशन किया, बल्ब ग्लो, ड्यूरिंग मोशन बल्ब ग्लो, मोशन जैसे ही बंद, बल्ब ऑफ। जब जब मोशन हो रहा है तब तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। एक एक्सपेरिमेंट ये। दूसरा एक्सपेरिमेंट कि ऐसा ही ये कॉइल फिक्स, इनका ये इन सब का एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट के बदले में करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसको मूव कराया गया, वेलोसिटी दे दें
तो भी वही बात, बल्ब ग्लो करने लग जाए, इसमें एमीटर रीडिंग देने लग जाए, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ये मोशन करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज होता है और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मेन है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। आगे चल करके फैराडे साहब ने लॉ भी बताया कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन निकला। पहले तो एक्सपेरिमेंट एक ये मैग्नेट का मोशन कराओ या इसका मोशन कराओ, यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि दो हमने कॉइल ले लिया, एक कॉइल में बल्ब लगा दिया या गैल्वेनोमीटर या एमीटर, और दूसरे में हमने सेल लगाया और रेसिस्टेंस वेरिएबल लगा दिया। सेल लगाने से इसमें करंट पास कराया, या यूँ कहो कि मान लो रेसिस्टेंस भी छोड़ो, यहाँ पे एक सिंपल एक की रख दिया। की को जैसे ही ऑन किया तो करंट इसमें तो पास हुआ, लेकिन यहाँ पे बल्ब का इंस्टेंटेनियस ग्लो हुआ। जैसे स्विच ऑन करते हैं ग्लो हुआ, फिर ऑफ हो गया। जैसे स्विच ऑफ करेंगे फिर ग्लो हुआ, फिर ऑफ हो गया। स्विच ऑन किया फिर ग्लो, फिर ऑफ। ऑफ करेंगे फिर ग्लो, फिर ऑफ। मतलब जब जब यहाँ पे करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड आया। पहले फील्ड नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड आया, बल्ब ग्लो करेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फील्ड पहले जीरो था तो फ्लक्स याद है ना, एरिया इंटू फील्ड को बोलते हैं फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी। चलो ये तो आगे आएगा बात, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये है कि जब किसी नेबरिंग कॉइल में करंट का वैल्यू चेंज होता है 0 से 10 एम्पियर, 10 एम्पियर से 0, या रेसिस्टेंस वेरिएबल लगा करके इसका वैल्यू को चेंज करें, जब जब यहाँ वैल्यू चेंज होगा और इसका फील्ड चेंज होगा तब तब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था। एक्सपेरिमेंट ये किसी दूसरे कॉइल में चेंज किया तो यहाँ पहले वाले कॉइल में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। सोलेनॉइड को मूव कराया, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को। खाली स्प्रिंग को अगर मूव कराओगे कुछ नहीं होगा। करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगा तो वो मैग्नेट बन गया, उसको मूव कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। मैग्नेट को मूव कराओगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे। जब तक मूव कराओगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी है। मूवमेंट बंद, मोशन बंद, इलेक्ट्रिसिटी भी बंद। कंटिन्यूअस मोशन कराते रहो, स्प्रिंग में लगा दो, ऑसिलेट करता रहे तो उधर भी प्रोड्यूस हुआ रहेगा। यही काम हम लोग आगे चल करके कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, जिसका यूज़ कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स फैराडे साहब ने एक लॉ दिया, दो लॉ बनाए, दो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किससे रिलेटेड? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म तो देखा ही होता ही है, लेकिन मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी भी है। और इसी बात पे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ठीक है। फिर पढ़ना था मोशनल EMF, हट गया। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इसको अच्छे से समझने में पूरा एक क्लास लगता था। चलो हट गया, कोई बात नहीं। इसके बाद है तुम्हारा एडी करंट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कम समझ में आता है, इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और AC जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल, AC जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल। तो इतना ही पढ़ना है। अब ये छोटा बन गया चैप्टर, ये हट गया। टाइम कितना लगेगा? तो आज के क्लास में फैराडेज लॉ हो जाएगा, आधे घंटे लगेंगे। इसमें लेंज लॉ में भी आप मान के चलो 1 घंटा इसमें लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल कराएंगे तो 1 घंटा लगेगा, इसमें आधा घंटा इसमें लगेगा मान लो। और ये AC जनरेटर, इसमें भी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ही जानना है, पूरा डिटेल कंस्ट्रक्शन ये सब नहीं समझना है। और इंडक्शन, इसमें लगेगा कम से कम 2 घंटे। एडी करंट है, इसमें भी ऑलमोस्ट 34 मिनट्स लगेंगे। तो ये काम है, इसमें भी 1.5 घंटे लगते थे।
तो हट गया। मेन इसमें फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, एसी जनरेटर देखेंगे फिर, और फिर इंडक्शन, लास्ट में इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंडक्टेंस। इंडक्शन लिख दिया, इंडक्टर लिखना चाहिए था, इंडक्टर या इंडक्टेंस लिखें एक ही बात है, ठीक है, इंडक्शन नहीं इंडक्टेंस। इंडक्शन तो ये पूरा प्रोसेस है ही, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिज्म, यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये है इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इंट्रोडक्टरी बात तो समझ गए, चैप्टर में क्या पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और अगर आपका अब तक का चैप्टर 5 तक का अगर टॉपिक क्लियर है 80%, तो अब आपको फिजिक्स में 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिसका चैप्टर 4-5 तक संभल गया उसका आगे कुछ नहीं बिगड़ सकता, बस आप ही बिगाड़ सकते हो अपना, और कोई नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। तो फिलहाल सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखो भाई फैराडेज लॉ। फैराडे साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट जो बताए वो मैं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखा हुआ तो मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। चलो, फैराडेज लॉ का फर्स्ट लॉ है ये, उन्होंने बताया कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के थ्रू, चाहे वो कॉइल सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता था? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था E डॉट एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B डॉट एरिया। अगर मान लो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एरिया एलिमेंट DA, मैग्नेटिक फील्ड है ये, दोनों के बीच में कुछ होगा एंगल, तो छोटा सा जो d फाई छोटा सा बनता है फ्लक्स, वो बनेगा B डॉट DA। नेट फ्लक्स निकालने हैं तो तुम्हें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे डी फाई मीन्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे B डॉट DA या B डॉट DS, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स वैसा ही होता है जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बस E के जगह पे B हो जाने हैं। और फ्लक्स क्या होता है तो ये भी मैंने समझाया था पहले चैप्टर 1 में, लेकिन फिर से मैं रिकैप थोड़ा कर दे रहा हूँ। किसी एरिया के थ्रू किसी मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स होता है कि ये एरिया इस फील्ड के साथ कितना लिंक्ड हो पाया, कितना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाया। ये एरिया को यहाँ के फील्ड से लिंक्ड तभी समझते हैं जब यहाँ का फील्ड इसको क्रॉस करे, अंदर जाए उधर से निकल जाए, अंदर जाए उधर से निकले, अंदर जाए उधर से निकले। तो जब क्रॉस करेगा तो फ्लक्स बना। कोई बिना क्रॉस किए चला गया तो इसका मतलब ये फील्ड इससे लिंक्ड नहीं हुआ, ये फील्ड इससे लिंक नहीं हुआ, ये फील्ड इससे लिंक्ड नहीं हुआ। कितना लिंकेज होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है कि B डॉट एरिया, ये एरिया, तो ये इस एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। किसी एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को समझने समझाने के लिए। तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? तो वो होता है आउटवर्ड नॉर्मल। सबको याद होगा आउटवर्ड नॉर्मल। अगर एक एरिया लिया तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वैसे ही इसका भी। और पूरा को मिला करके एक अगर लें तो इस पूरे प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये एरिया वेक्टर होगा जिसका वैल्यू कितना होगा तो ये पूरा एरिया मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। और हमने फ्लक्स निकालना है तो B डॉट एरिया करके फ्लक्स निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी निकालोगे तो वो 3 बात पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का कितना वैल्यू है, एरिया का कितना वैल्यू है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, BA cos थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ, एरिया वैल्यू एंड ओरिएंटेशन, ये 3 बात पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी लूप, एरिया और कॉइल। इसके बदले में कॉइल भी हो सकता है, यह है कॉइल, तो इसके थ्रू भी फ्लक्स बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है। इसका भी फील्ड होगा और एक होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मान लो हमारा ऐसे है तो B डॉट एरिया करेंगे लूप के लिए। मीन्स फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया एंड ओरिएंटेशन।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक है मैग्नेटिक फ्लक्स के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। फैराडे साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ढूंढ के निकाला कि भैया वो कौन सा चीज़ है जिस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट लॉ उन्होंने बताया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, Whenever, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखने में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। Whenever magnetic flux linked with certain coil or circuit changes, there will be induced EMF and hence induced current. Induced EMF and hence induced current in the coil. ठीक है? Whenever magnetic flux is changes through the coil or circuit, then there will be induced EMF and hence induced current, and it will exist in the coil or circuit as long as change in flux occurs. मैं पूरा अरेंज करके नहीं लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं मेन बात। फर्स्ट लॉ है, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। Whenever magnetic flux linked with any circuit or coil changes, then during change induced EMF and hence induced current will be produced in the coil. Induced EMF क्यों बोलते हैं? मतलब कि जब तक चेंज हो रहा है तब तक के लिए समझो कि एक सेल लग गया इसमें, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल एक्चुअली में लगा नहीं, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसके इक्विवेलेंटली समझ सकते हो कि एक समझो ड्यूरिंग द चेंज, मान लो डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक में हमारा फ्लक्स चेंज हुआ, तो 10 सेकेंड तक के लिए समझो ईएमएफ लग गया और 10 सेकेंड ये करंट को फ्लो कराएगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसे इंड्यूस हुआ? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स चेंज करोगे इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ एंड हेंस करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेट लाते थे तो क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। तो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कॉइल और सर्किट चेंजेस, then there will be induced EMF and hence induced current in the circuit, and it will exist as long as change in magnetic flux occurs. फर्स्ट लॉ समझ गए? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तभी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट करेगा। चेंज बंद तो फ्लक्स भी बंद। कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे मतलब नहीं, 0 था, 0 से 10 हो गया, 10 से 30 हो गया, 30 से 50 हो गया, अब चेंज बंद हो गया तो 0 है, कोई करंट नहीं। कांस्टेंट हो गया तो कोई करंट नहीं। देखो मान लो फ्लक्स है का ग्राफ मैं ऐसे टाइम के साथ दिखाऊं, फ्लक्स 0 से चेंज होकर के 10 बना, फिर 10 पे ही रहा कांस्टेंट थोड़े टाइम तक, फिर उसके बाद अब 30 हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया। तो इस ड्यूरेशन में करंट इंड्यूस होगा, इस ड्यूरेशन में करंट नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फील्ड चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स भी नहीं चेंज हो रहा। इस ड्यूरेशन में फिर फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ पे फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, यहाँ कांस्टेंट हो गया, नो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे डिक्रीज होने लग गया तब भी हमारा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होगा। जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट लॉ। ठीक है, बोलो। इट विल एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज चेंज अकर्स। बोलो भाई, क्लियर हुआ? रोशन, चिराग बोलो, क्लियर है फर्स्ट लॉ? यस सर। फिर से स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, खोपड़ी में सेट कर लो। Whenever magnetic flux linked with any coil or circuit changes, इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट, there will be induced EMF and hence induced current in the circuit, and it exists as long as change occurs, as long as change occurs, as long as flux occurs नहीं है, as long as flux जब है तो नहीं है, फ्लक्स में चेंज है तो है।
इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट। सेकेंड लॉ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितने वैल्यू का, तो उन्होंने बताया कि ये जो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इमेजिनरी सेल हम लोग समझ लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स में किस रेट से चेंज हो रहा है, फास्ट रेट से चेंज होगा। जल्दी जल्दी मैग्नेट को मोशन कराओगे तो यहाँ जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, ग्लो करेगा। धीरे धीरे मोशन कराओगे तो डिम रहेगा, कम करंट, कम वैल्यू का सेल। फास्ट कराओगे ज़्यादा वैल्यू का सेल, स्लो कराओगे कम वैल्यू का सेल, नहीं कराओगे जीरो सेल गायब। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt के प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस साइन बताता है डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में ईएमएफ होगा, करंट ऐसे पास कराएगा या करंट ऐसे। तो फैराडे साहब ने बताया तो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन लेंज साहब ने बताया उसका डायरेक्शन। इसलिए लेंज लॉ में हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट की बात करते हैं। फैराडे साहब का दो लॉ, जब तक चेंज है डेल्टा टी, जब तक चेंज है फ्लक्स में, उस डेल्टा टी टाइम तक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बट इसका वैल्यू कितना होगा, तो जब जितना रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उतना वैल्यू का होगा। अब मान लो फ्लक्स में चेंज ऐसे हो रहा हो और फिर कांस्टेंट, तो यहां पे देख रहे हो कि कम रेट से, यहां स्लोप कम है, फ्लक्स है इधर, टाइम है, यहां d∅dt मतलब स्लोप, फ्लक्स टाइम का स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ φt ग्राफ, फ्लक्स टाइम ग्राफ। स्लोप कम है, डिम, 2 वोल्ट का सेल लगा, यहाँ पे आके 3 वोल्ट का सेल लग गया, यहाँ आपके 5 वोल्ट का सेल लग गया। इस ड्यूरेशन में 5 वोल्ट का समझो सेल लगा हुआ है। फिर यहाँ पे 2 वोल्ट का सेल लगा, कम करंट, डिम हो गया। 1 वोल्ट का सेल लगा है, कम करंट, डिम हो गया। यहाँ पे 0 वोल्ट का, क्योंकि d∅dt स्लोप 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 मतलब बल्ब ऑफ। जब जितना ज़्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगा। सो ये बताया सेकेंड लॉ। The value of induced EMF in the circuit or coil will be proportional to rate of change of flux. And negative का मतलब है it will oppose the change in flux. It will oppose the change in flux. Better explained in Lenz law. Negative sign क्या शो करता है, तो negative sign shows that induced EMF and hence induced current opposes change in flux or opposes cause of a change in flux। मतलब मैग्नेट मूव कराया तो उससे हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस मैग्नेट के मोशन को ये अपोज करेगा। क्यों यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेट के मोशन से, तो मैग्नेट के मोशन इसके कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना, तो मैग्नेट को रिपेल करेगा। तुम इधर लाओगे रिपेल करेगा, उधर ले जाओगे अट्रैक्ट करेगा। तो कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स को भी अपोज करता है, या फिर बोलें तो चेंज इन फ्लक्स को ही अपोज करता है। फ्लक्स में इंक्रीमेंट तो ये डिक्रीमेंट कराना चाहेगा, फ्लक्स में डिक्रीमेंट तो ये इंक्रीमेंट कराना चाहेगा। तो आगे इसका डिस्कशन होगा लेंज लॉ में। फिलहाल के लिए उन्होंने जो शॉर्टकट में एक्सप्लेन किए तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन सा डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, ये उतना क्लियर नहीं हुआ। बाद में लेंज साहब ने इसको एक्सप्लेन किया, तो इसलिए उसके लिए लेंज लॉ बना। तो अभी तो ये समझे आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 लॉ हैं मेनली, ठीक है, 2 लॉ मेनली हैं। अब जरा एक और बात छोटा सा समझ लें, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट टाइम है। देखो सबसे मेन चीज़ फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये 2 तो लॉ फॉर्मुलेट किए, लेकिन उन्हें एक मेन चीज़ जो पता लगा वो बात को आप समझो, वो था इनर्शिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक प्रॉपर्टी हर कॉइल में होता है, इस बात का पता उन्होंने लगाया।
ये हर कॉइल का ये प्रॉपर्टी होता है। कितना होता है, क्या होता है, आगे चल करके हम लोग थोड़ा देखेंगे। लेकिन उनको पता लगा कि हर कॉइल में इनर्शिया ऑफ फ्लक्स प्रॉपर्टी है। इनर्शिया ऑफ फ्लक्स के चलते ही ये सारा काम हो रहा है। मतलब ये कि जो फ्लक्स में जीरो फ्लक्स था, जिस कॉइल में जीरो फ्लक्स था, वो कॉइल सोचता है कि जीरो ही फ्लक्स रहे। फ्लक्स चेंज करोगे तो मैं अपोज करूंगा। जीरो है तो जीरो रहे, तुम फ्लक्स चेंज करोगे तो मैं अपोज करूंगा। मेरा अपोजिशन कैसे नजर आएगा, मैं इलेक्ट्रॉन को भगाना शुरू करूंगा। अरे फ्लक्स इंक्रीमेंट कर रहा है कोई, तुम जल्दी से डिक्रीमेंट कराओ। इलेक्ट्रॉन भागेंगे फ्लक्स को डिक्रीज कराने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन जो भागेंगे उसी से इलेक्ट्रिसिटी बन गया। मतलब कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडमली मूव कर रहे हैं। मेटेलिक कॉइल है, मेटेलिक वायर का कॉइल बना हुआ है। अब इसमें कॉइल का एक प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया ऑफ फ्लक्स, मतलब जितना फ्लक्स है उतना ही रहे। कम करोगे, ज़्यादा करोगे, अपोजिशन। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो अपना कर रहे हैं काम, कोई बात नहीं है। फ्लक्स है, ठीक है भाई, रैंडमली मूव कर रहे हैं। फ्लक्स कम है तब भी रैंडमली मूव कर रहे हैं, ज़्यादा है तब भी मूव कर रहे हैं। चेंज नहीं होना चाहिए। 10 टेस्ला है, 10 वेबर का फ्लक्स है, या 100 या 1000 वेबर का फ्लक्स है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन मस्त घूम रहा है पूरे मेटल में। जैसे ही 1000 से ज़्यादा या कम करोगे, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को सिग्नल मिल जाते हैं। अरे कोई फ्लक्स चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भागो भागो। किधर भागो? तो भाई ऐसे डायरेक्शन में भागो कि फ्लक्स डिक्रीज होने लग जाए, क्योंकि एक्सटर्नल वाला इंक्रीज करना चाह रहा है, तो तुम ऐसे भागो कि डिक्रीज हो। एक्सटर्नली डिक्रीज किया जा रहा है फ्लक्स को, 3 फैक्टर में से किसी भी रीजन से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे डायरेक्शन में भागो कि इंक्रीज हो फ्लक्स। मतलब चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है। चेंज नहीं कर रहे हैं, मस्त रहो। चेंज इन फ्लक्स इज अपोज्ड। चेंज हमारा इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इसी के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इनर्शिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेन प्रॉपर्टी, जो हर कॉइल का प्रॉपर्टी है। जो जितना फ्लक्स रखा है चाहता है उतना ही रहे, कम होगा ज़्यादा होगा, अपोज करेंगे। अपोज कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने लग जाएंगे। फ्लक्स का इंक्रीमेंट को भी अपोज करेंगे, डिक्रीमेंट को होगा तो भी अपोज करेंगे। मीन्स हर हाल में फ्लक्स में चेंज को अपोज करना है। और उसको अपोज करने के लिए जो हमारा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, वही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट है। इसलिए तो लॉ बना, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्टेन कॉइल और सर्किट चेंज, देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट। और वैल्यू ऑफ ईएमएफ उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल, ये सब एक्सपेरिमेंटल लॉ हैं। वो वैल्यू यहाँ से दूसरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। ये कहाँ से आया? वो एक्सपेरिमेंट से आया। इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू ये। तो आप ये 2 लॉ इसका याद रखना। और ये दोनों इस चीज़ के चलते हैं कि फ्लक्स, इनर्शिया ऑफ फ्लक्स एवरी कॉइल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे हर बॉडी का अपना प्रॉपर्टी होता है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। जो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में रहना चाहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया इनर्शिया। इनर्शिया किस चीज़ का? इनर्शिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एवरी कॉइल हैव टेंडेंसी टू रिटेन द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वही रखना चाहता है। व्हेनेवर फ्लक्स इज चेंज, इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो विच अपीयर्स एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट। यहां तक क्लियर है भाई? बोलो, रोशन क्लियर हुआ यहां तक? तो क्लियर है तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ आज का क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे लेंज लॉ और फैराडे लॉ, इस पर न्यूमेरिकल भी कुछ देखेंगे।